नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019 के लिए दोस्तों मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। पिछले वर्ष कहने का मतलब है दोस्तों रेलवे एनटीपीसी जो 2016 में एग्जाम हुआ और रेलवे ग्रुप डी 2018 में एग्जाम हुआ है, उसमें जो दोस्तों मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। क्योंकि दोस्तों अगर आप पिछले वर्ष के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो दोस्तों नए जो आपका एग्जाम होने वाला है 2019 में, उसमें दोस्तों आपका 70 से 80% क्वेश्चन क्या रहेगा, पिछले वर्ष के ही क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए दोस्तों आप पिछले वर्ष के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और ये दोस्तों मैथ का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और सारे पार्टों को दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा, सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा और सभी प्रश्नों को दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके लिए मैं बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ताकि दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आप बिना पेन उठाए सॉल्व करें मात्र सेकंडों में। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस टाइप के मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 70 से 80% की दोस्तों मैं यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन नहीं करा रहा हूं, आपको दोस्तों मैं 100% की प्रिपरेशन कराऊंगा। ये भी बताऊंगा नए जो क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप के आएंगे आपके एग्जाम में। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का प्रश्न मैं पहले भी कराया हूं। और ये देखिए दोस्तों एनटीपीसी 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप का हमेशा प्रश्न रेलवे में पूछा जाता है। तो प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राम और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या दोस्तों, मैथ के प्रश्न को थोड़ा सा समझना है। समझ लेंगे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कभी भी दोस्तों इस टाइप का कैसा हो भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझिए। देखिएगा वर्तमान में कह रहा है राम और अब राम अपने पुत्र की आयु का क्या है दोस्तों 4 गुना है। और फिर क्या कह रहा है सेकंड स्टेप में 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। और पूछ कह रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक्स नहीं माना जाता है, ना पेन उठाया जाता है, बिना पेन उठाए ये सॉल्व होता है। मेथड का नाम है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और कुछ ही सेकंड में इसका आंसर दे देंगे। देखिए कैसे सॉल्व होता है। मान लेंगे दोस्तों राम की आयु 60 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो क्या 15 का 4 गुना 60 है? हाँ, 15 चौको 60 कह रहे हैं ना। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो 4 गुना तो है। चलिए फिर क्या कह रहे हैं 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। तो बताइए राम 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, वर्तमान में 60 वर्ष का है तो ये 65 का हो जाएगा। पुत्र 5 वर्ष कितने वर्ष का हो जाएगा, 15 वर्ष वर्तमान में है तो ये 20 का हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों 20 का 3 गुना 65 होता है। 65 कितना गुना होता है, ये 3 गुना कह रहा है कि 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। तो 20 का 3 गुना क्या होता है, 60 होता है। लेकिन यहाँ पे राम की आयु क्या हो रही है, 65 हो रही है। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे। कह रहे हैं ना वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। मान लेंगे राम की आयु 40 वर्ष है, पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो क्या दोस्तों 10 का 4 गुना 40 है कि नहीं? हाँ है। 10 का 4 गुना 40 है कि नहीं? है। ठीक है, तो यहां पे तो क्लियर है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। तो 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी, वर्तमान में 40 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और पुत्र की आयु वर्तमान में 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, ये 15 का होगा। क्या दोस्तों 15 का 3 गुना 45 है कि नहीं? तो 15 या 45 है, तो यानी कि 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। तो ये वाला ऑप्शन, उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, उनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष राम की हो जाएगी और 10 वर्ष पुत्र की हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एनटीपीसी में इस टाइप के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और रेलवे ग्रुप डी में भी। ठीक है, और अगर आप अदर कोई सा भी एग्जाम देंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जरूरी नहीं है दोस्तों कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ही इंपॉर्टेंट, नहीं, ये सभी ऑल अदर जो भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम होती है सबके लिए उतना ही प्रॉफिटेबल है जितना दोस्तों आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के भी क्वेश्चन मैं कराया हूं। और देखिएगा ये भी एनटीपीसी दोस्तों क्या है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसके लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, बिना पेन उठाए सॉल्व होता है। कैसे, तो समझिए क्वेश्चन समझिए।
क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये प्रातः 11 बजे यानी सुबह के 11 बजे एक साथ बजी हो तो वे अब एक साथ कब बजेंगी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस समझना है, समझ लेंगे सॉल्व कर लेंगे। 3 घंटियां हैं, 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के क्या हो रही है दोस्तों, अंतराल पे बज रही हैं। एक 15 मिनट पे बजी, एक 20 मिनट के बाद बजी, एक 30 मिनट के बाद, ये क्या हो रही है, अंतराल इसका ऐसे ये बज रही है। और कह रहा है कि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हो तो फिर आगे कब एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, जो अंतराल वाला मिनट दिया होता है ना, जैसे यहां क्या दिया है 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट का जो अंतराल है ना, इसी का हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, किसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, देखिए 15 मिनट और 20 मिनट और 30 मिनट, 15, 20, 30 का हम एलसीएम निकालेंगे। 15, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम होगा 60। क्लियर है। एलसीएम निकालना मैं आपको बेसिक वाले चैनल पे बताया हूं, जो नए दोस्त हैं उनके लिए फिर से बता देता हूं। दोस्तों अगर आप मैथ में वीक हैं, मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं, जिस चैनल पे दोस्तों मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं और जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पर दोस्तों मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अगर दोस्तों वहां पे सारी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आप भी दोस्तों मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे। और जिसका लिंक कहां दिया हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो वहां पे भी ये सारी चीजें बताया हूं, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो 15, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा 60, यानी 60 मिनट एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एलसीएम आता है ना दोस्तों, इतना ही समय बाद क्या होंगी, जो समय दिया है 11 बजे जैसे एक साथ बजी है, अब 60 मिनट के बाद क्या होंगी दोस्तों, फिर एक साथ बजेगी। जो अंतराल होता है उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं और उसमें जोड़ लेते हैं। कब बजी है एक साथ, 11 बजे बजी है। अब 11 में 60 मिनट जोड़ेंगे, 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा, यानी दोपहर के 12 बजे ये क्या होंगी दोस्तों, फिर एक साथ ये घंटियां बजेंगी, एक साथ बजेंगी 60 मिनट के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद 12 बजे। देखिए 12 बजे किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, समझा रहा हूं, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए यह पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई बताइए। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए क्या पाया, 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए। क्या हुआ, बस ने क्या किया दोस्तों, 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिया, तथा यहां पे लिखा है ना पार कर लिए, तथा 2 खंभों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, 50 मीटर है। ठीक है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई बताइए, बस की चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं, ये देखिए मान लीजिए एक खम्मा है और ये एक खम्मा है, इसके बीच की दूरी क्या है दोस्तों 50 मीटर, 2 खम्मों के बीच की दूरी 50 मीटर, 3 खम्मों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों 100, 4 खम्मों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों 150। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिएगा यहीं पे आपको समझना है, यहीं पे ज्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 50 मीटर गुणे 35 मीटर कर देते हैं, जो कि क्या हो जाता है दोस्तों 35 विद्युत खम्मों की दूरी और गुणे क्या कर लेते हैं दोस्तों 50 मीटर, ऐसे गुणा करते हैं, गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे कितने खम्भे हैं दोस्तों, 1 खम्मा, 2 खम्मा, 3 खम्मा, 4 खम्मा, 4 खम्भे के बीच की दूरी क्या है दोस्तों 1 2 3, समझ रहे हैं ना, यानी 4 खम्भों के बीच की दूरी हमें निकालना हो तो क्या करेंगे 4 गुणे 50 करेंगे। ठीक है, देखिए 4 गुणे 50 करेंगे, नहीं यहां पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 खम्भों के बीच की दूरी क्या होगी 50 50 कितने बार 3 बार होगा। समझिएगा एक बार और समझाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं, एक खम्मा, 2 खम्मा, 3 खम्मा, 4 खम्मा, यहां पे छोटा सा ऑप्शन लेके आपको एग्जाम्पल में समझा रहा हूं। समझिए ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, 4 खम्भों के बीच की दूरी क्या हुआ 50 गुणे 3 करेंगे, 50 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 150। 4 खम्भों के बीच की दूरी क्या आएगी दोस्तों 150 मीटर, यानी कि 50 गुणे 3
जितने खम्भे होते हैं उसमें से एक माइनस करके गुणा कर लिया जाता है। तो 35 विद्युत खम्भों के बीच की दूरी हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? 50 गुणे 34 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 50 गुणे 34 करेंगे। देखिए यहां पे देखिए 35 विद्युत खम्भे है ना, तो हम क्या करेंगे? इसके बीच की टोटल दूरी निकालेंगे। तो 50 गुणे 34 करेंगे, तो इसे गुणा करिए, 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक को 20 का 0 हासिल, 2 5 15 2 17, या क्या आ जाएगा? एक 0 इधर बढ़ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 50 गुणे 34 करेंगे तो दोस्तों 1700 क्या आया दोस्तों? मीटर आया। ठीक है। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये दूरी क्या आ गया? 1700 मीटर। और देखिए मीटर है, मीटर प्रति सेकंड, और 1 मिनट में पार करिए। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति आवर होता है। ठीक है। मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर रखिएगा। तो 1700 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन में देखिएगा, सभी ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में ये आपका आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में जो है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। किससे? 18/5 से गुणा करते हैं। और देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों यहां पे देखिएगा, ये क्या है दोस्तों? ऊपर 18 है, समझिएगा। ये देखिए ये ऊपर क्या है दोस्तों? ये 18 है। ठीक है, 18 बटा किससे गुणा करते हैं? 5 से। और दोस्तों मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से। और किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। दोनों चीज क्लियर रखिए। बस इसी को दोस्तों आपको करना क्या है? छोटा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? तो देखिए 6 से हम डायरेक्ट कटा लेते हैं। देखिए 6 3 18 हो जाएगा, और ये 6 दहा में 60 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से दोस्तों 170 कटेगा। 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, क्या हो गया दोस्तों? 34 गुणे 3। 34 गुणे 3 का मतलब 3 चौक को 12 का 2 हासिल 1, 3 3 को 9, 9 1 10, यानी कि 102 किलोमीटर प्रति घंटा उस बस की रफ्तार हुई। उस बस की रफ्तार कितनी हुई? 102 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 102 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में 102 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूं, देखिएगा कैसे। और एक चीज और बता दूं दोस्तों आपको क्वेश्चन ये सब अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और जो नए दोस्त हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके जुड़ ही जाए, और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन का सिंबल बनता है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए दोस्तों। आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। और दोस्तों मैं रेलवे एग्जाम के लिए आपकी पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा, 100% की प्रिपरेशन कराऊंगा। आपको कहीं कोचिंग संस्था में एडमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ना कोचिंग करने की जरूरत है। बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा, सारा आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करूंगा एग्जाम के पहले, और आपकी नौकरी एकदम पक्की होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है? मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करना है। मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप जहां पढ़ते हैं, घर पे पढ़ते हैं, उसे भी प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है, तो ऐसा आप करते रहिए। देखिए अब चौथा क्वेश्चन समझा रहा हूं। चौथा क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, कैसे सॉल्व करने मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन है, सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपए जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था। क्या था? बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? ये चीज पूछ रहा है। देखिए अब इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो समझिए ये क्या, कितने परसेंट, देखिए कितना रुपए सारथी ने बैंक में जमा किया? 3125 रुपए, और बैंक द्वारा 8% क्या है दोस्तों? साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज क्या होता है? प्रति वर्ष उतना ही मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? पहला वर्ष उतना मिलेगा, फिर जो ब्याज होगा उस पे भी परसेंटेज लगेगा उतना, फिर अगले वर्ष इतना होगा, उस पे भी परसेंटेज क्या होता है? ब्याज पे भी प्रतिशत मिलता है। ठीक है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये 8% क्या है दोस्तों? साधारण ब्याज है, यानी कि 5 साल तक क्या होगा? 8% मिलेगा। ठीक है, और पूछ रहा है वह
तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। ब्याज का रुपए पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कितना रुपए है, देखिए कितना रुपए 3125। 8% साधारण ब्याज है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो 8 बच्चे क्या हो जाएगा, 40%। डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिए अगर जो आप चाहें तो 3125 का 8% निकाल के 5 गुना कर लीजिए, या दोस्तों आप चाहें तो 8 बच्चे डायरेक्ट 40% निकाल लीजिए। किसका, 3125 का क्या करेंगे दोस्तों, 40% निकाल लीजिए। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही करना है, ठीक है। अच्छा आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 8% निकाल के 5 साल में गुणा कर लेंगे, बात दोनों एक ही होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एक 3125 का 40% निकालेंगे। 40% के लिए क्या करेंगे, देखिए 20 दूना का 40, 20 25 100 और 5 से ये कटेगा दोस्तों, 5 6 के 30, 5 दूना के 10, 5 5 25, 625 गुणे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1250। तो बताइए दोस्तों कितना ब्याज अर्जित होगा, वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, 1250 यानी 1250 रुपए। 1250 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। देखिएगा 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों चौथा और 5वां क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए, ठीक है। ये भी एग्जाम में आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, चौथा, ठीक है, या और 5वां भी। देखिए 5वां क्वेश्चन पढ़िए। 5वां क्वेश्चन है, एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है, 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑफिस में कुर्सियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, ठीक है। बिना पेन उठाए सॉल्व होता है, डायरेक्ट इसका आंसर दिया जाता है और बिना एक्स माने सॉल्व किया जाता है। देखिए कैसे, प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा। प्रश्न कह रहा है एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात क्या दिया है दोस्तों, कुर्सियों का अनुपात 9 है, मेजों का अनुपात 7 है। और कह रहे हैं यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कुर्सियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं, कुर्सियों और मेजों का अनुपात क्या दिया है, 9:7 दिया है। तो देखिए किसकी संख्या दोस्तों, कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से कितनी अधिक है, 42 अधिक है। कुर्सियों का रेशियो क्या दिया है, 9, मेजों का रेशियो क्या दिया है, 7। बताइए रेशियो में ये कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से कितना अधिक है, रेशियो में ये कितना, 9 7 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, यानी कि 2 रेशियो बराबर दोस्तों, और संख्या में क्या हो रहा है 42, 2 रेशियो बराबर दोस्तों 42, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों 21, 1 रेशियो बराबर क्या होगा 21। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और कुर्सियों का दोस्तों रेशियो क्या दिया है, कुर्सियों का देखिए अनुपात क्या दिया है, कुर्सियों का अनुपात दिया है 9। तो क्या करेंगे, 1 रेशियो बराबर 21, तो 9 रेशियो बराबर क्या होगा, 9 गुणे 21 बराबर क्या होगा, 9 एकम 9, 9 दूना के 18, क्या हो जाएगा, देखिए 9 सॉरी यहाँ क्या होगा, 9 एकम 9, 9 दूना के 18। देखिएगा एक बार और समझाता हूं, क्या होगा, गुणा करिए, 21 9 क्या होता है 189 होता है, आप चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 दूना के 18, क्या हो जाएगा दोस्तों 189। कुर्सियों की संख्या क्या होगी 189 देखिएगा दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं, दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, ठीक है। दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरी लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, इसी बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों पंचम पब्लिशर इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने में दोस्तों ये बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ई बुक को आप
लेंगे कहां से दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पे क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। ये ई बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है दोस्तों। और अगर जो आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो पंचम पब्लिशर दोस्तों कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों जितना ज्यादा आप शेयर कर सके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके तो जरूर जुड़िएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। डेली आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको कवर कराता रहूंगा, ठीक है। एग्जाम से पहले मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।